हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन एस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर आपका एस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। आज हम डुलोंग और पेटिट के नियम का अध्ययन करेंगे। इन आवर दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, adiabatic change, isothermal and adiabatic curve, and the adiabatic relation between pressure and volume। तो हम हमारे इस सेशन में डुलोंग तथा पेटिट नियम, रुद्धोष्म परिवर्तन, समतापीय तथा रुद्धोष्म वक्र तथा दाब एवं आयतन के मध्य रुद्धोष्म संबंध ज्ञात करेंगे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो सबसे पहले डुलोंग और पेटिट का नियम। According to Dulong and Pettit, the product of atomic weight and specific heat for all the elements in its solid state is always constant and its value is approximately 6.4। तो डुलोंग एवं पेटिट के नियमानुसार परमाणु भार तथा ठोस अवस्था में सभी तत्वों की विशिष्ट ऊष्माओं का गुणनफल सदैव नियत रहता है तथा इसका मान लगभग 6.4 होता है। सो अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट फॉर all the elements in its solid state is always constant and its value is approximately 6.4। तो डुलोंग तथा पेटिट के नियमानुसार सभी तत्वों की ठोस अवस्थाओं में उनके परमाणु भार तथा विशिष्ट ऊष्माओं का गुणनफल सदैव नियत रहता है तथा इसका मान लगभग 6.4 होता है। This law is used to determine the atomic weight of substance। तो यह नियम तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में प्रयोग में लाया जाता है, या यह नियम तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में उपयोगी है। नाउ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। तो गतिज सिद्धांत के आधार पर डुलोंग तथा पेटिट के नियम का निगमन। So now we will derive Dulong and Petit's law on the basis of kinetic theory। तो अब हम गतिज सिद्धांत के आधार पर डुलोंग तथा पेटिट के नियम का निगमन करेंगे। According to the law of equipartition of energy, the average kinetic energy of translation associated with each degree of freedom is half kT। तो ऊर्जा के सम विभाजन नियमानुसार प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान 1/2 kT होता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के सम विभाजन का नियम हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के सम विभाजन नियमानुसार द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। तो प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध स्थानांतरीय औसत गतिज ऊर्जा का मान 1/2 kT होता है। Here K is Boltzmann's constant and capital T is the temperature on absolute scale। यहां पर K बोल्ट्जमान का नियतांक है तथा कैपिटल T परम ताप पैमाने पर गैस का ताप है। Now, if the oscillatory motion of atom is simple harmonic, यदि अणु की दोलनीय गति सरल आवर्त गति हो, then in each oscillation the average kinetic energy will be equal to the average potential energy। तो इस अवस्था में प्रत्येक दोलन में औसत गतिज ऊर्जा का मान औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। So if the oscillatory motion of atom is simple harmonic, then in each oscillation the average kinetic energy will be equal to the average potential energy। यदि अणु की दोलनीय गति सरल आवर्त गति हो तो प्रत्येक दोलन में औसत गतिज ऊर्जा का मान औसत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। So the total energy associated with each degree of freedom of atom, तो परमाणु के प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध कुल ऊर्जा हाफ kT प्लस हाफ kT, हाफ kT plus half kT equal to kT। So total energy associated with each degree of freedom of atom will be kT। तो परमाणु की प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध कुल ऊर्जा का मान kT होगा। Since there are 3 degrees of freedom for oscillatory motion of each atom, चूंकि प्रत्येक परमाणु की दोलनीय गति से संबद्ध कुल 3 स्वतंत्रता की कोटि होती है, there are 3 degrees of freedom for oscillatory motion of each atom। प्रत्येक परमाणु की दोलनीय गति के लिए कुल 3 स्वतंत्रता की कोटि होती है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ ईच एटम, तो प्रत्येक परमाणु की कुल ऊर्जा, तो ये जो ऊपर वैल्यू आई थी इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये स्वतंत्रता की कोटि 3 है तो ये हो जाएगा 3 kT। सो टोटल एनर्जी ऑफ ईच एटम, प्रत्येक परमाणु की कुल ऊर्जा इक्वल टू 3 kT। If we consider the 1 gram atom of any solid at absolute temperature T, यदि परम ताप T पर हम किसी ठोस के 1 ग्राम परमाणु
पर विचार करें तो द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ गैस इक्वल टू n। तो 1 ग्राम परमाणु गैस में कुल परमाणुओं की संख्या कैपिटल N होगी। हियर कैपिटल N इज एवोगैड्रो नंबर। यहां पर कैपिटल N एवोगैड्रो संख्या है। तो कैपिटल N हमारा एवोगैड्रो नंबर हो गया है। तो टोटल एनर्जी अगर निकालोगे, सो टोटल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू n इंटू 3kT, क्योंकि प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा 3kT थी और कुल परमाणुओं की संख्या 1 ग्राम एटम के अंदर कैपिटल N या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। इसलिए 1 ग्राम सॉलिड के अंदर कुल ऊर्जा का मान आ जाएगा n इंटू 3kT। सो टोटल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड U is equal to n into 3kT or U equal to 3nkt। n is Avogadro number, k is Boltzmann's constant, and product of Avogadro number and Boltzmann's constant is universal gas constant। तो n एवोगैड्रो नंबर है एंड k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर n एंड k को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होता है कैपिटल R, मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। सो nk को हम R लिख देते हैं। सो U इक्वल टू 3RT। नाउ U इक्वल टू 3RT अभी हमने निकाला है, तो इस U का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं। सो du by dt इज इक्वल टू 3R। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज 3R। तो कुल ऊर्जा की ताप के साथ परिवर्तन की दर 3R के बराबर होती है। सिंस du by dt is the atomic heat of solid at constant volume, that is CV। चूंकि du by dt ठोस की स्थिर आयतन पर परमाणुविक ऊष्मा है जिसे हम CV लिखते हैं। सो du by dt को CV से रिप्लेस कर देते हैं। सो ये आ जाएगा CV इज इक्वल टू 3R। तो CV की वैल्यू हमको 3R मिल गई है और R क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.98 कैलोरी पर ग्राम एटम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये जो R की वैल्यू है इसको यहां पर पुट कर दो तो CV आ जाएगा 3 इंटू 1.98 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5.94 कैलोरी पर ग्राम एटम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो एटॉमिक हीट ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज फाउंड टू बी 5.94 कैलोरी पर ग्राम एटम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्थिर आयतन पर ठोस की परमाणुविक ऊष्मा का मान 5.94 कैलोरी पर ग्राम एटम पर डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। इट मीन्स
atomic heat of solid is approximately 6 कैलोरी। तो ठोस की परमाणुक ऊष्मा का मान लगभग 6 कैलोरी है। Thus, it agrees with the Dulong and Petit's law। अतः यह डुलोंग तथा पेटिट के नियम को सेटिस्फाई करता है, या यह परिणाम डुलोंग तथा पेटिट के नियम के अनुसार प्राप्त होता है। तो इस टाइप से हम काइनेटिक थ्योरी को यूज करके डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। Now, failure of Dulong and Petit's law। So Dulong and Petit's law कहां पर फेल हो जाता है वो अब हम ले लेते हैं। तो डुलोंग तथा पेटिट के नियम की विफलता, फेलियर ऑफ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। अब ये हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एटॉमिक हीट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो परम ताप तथा परमाणुक ऊष्मा के मध्य अगर वक्र खींचा जाए, इफ वी ड्रॉ अ कर्व बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एटॉमिक हीट, देन इट इज फाउंड टू बी लाइक दिस। तो इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है। अब अगर इस कर्व को हम देखें तो हमको क्या मिलता है? कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन like non-metallic elements have value of atomic heat different from 6.4 at normal temperature, and their values are found to be about 6। तो कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन जैसे अधातुओं के लिए सामान्य ताप पर परमाणुक ऊष्मा का मान 6.4 से भिन्न प्राप्त होता है। इनका मान लगभग 6 प्राप्त होता है। बट above 500 डिग्री सेंटीग्रेड their value tends to about 6.4, परंतु 500 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर इनका मान 6.4 की ओर अग्रसर होता है। किनका मान? एटॉमिक हीट या परमाणुक ऊष्मा का। तो उच्च ताप पर परमाणुक ऊष्मा का मान 6.4 की तरफ अग्रसर होता है। At absolute zero temperature, the value of atomic heat of all the elements tends to 0। परम शून्य ताप पर सभी तत्वों के लिए परमाणुक ऊष्मा का मान 0 की ओर अग्रसर होता है। तो एब्सोल्यूट 0 की तरफ हम जा रहे हैं और एटॉमिक हीट की वैल्यू 0 की ओर मूव कर रही है या अग्रसर हो रही है। तो हाई टेम्परेचर पर वैल्यू 6.4 की तरफ अग्रसर होती है और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर वो 0 की ओर अग्रसर होती है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ फेलियर ऑफ डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो डुलोंग तथा पेटिट के नियम की विफलता का एक्सप्लेनेशन। तो डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्यों फेल हो गया है, इसको अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं, यह समझा देते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, द वाइब्रेशन एनर्जी फॉर एनी सॉलिड corresponding to each
degree of freedom is h nu upon exponential h nu by kt minus 1। आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम या प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध सभी ठोसों की कंपन ऊर्जा का मान एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 होता है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द वाइब्रेशन एनर्जी फॉर एनी सॉलिड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1। आइंस्टीन के अनुसार किसी भी ठोस के लिए प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध कंपन ऊर्जा का मान एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 होता है एंड इट इज नॉट के टी। इसका मान के टी नहीं होता है। तो पहले हम के टी मान रहे थे, एक्चुअल में वैल्यू के टी नहीं होकर एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 है। Here nu is the vibration frequency। यहां पर nu कंपन आवृत्ति है। Now the total vibration energy of solid having 1 ग्राम एटम, अतः 1 ग्राम परमाणु ठोस के लिए कुल कंपन ऊर्जा का मान U equal to 3n into h nu upon exponential h nu by kt minus 1 होगा। जबकि डुलोंग एंड पेटिट ने यहां पर वैल्यू kt रखी थी, इसलिए U की वैल्यू 3n kt थी, जिसको हमने 3RT में चेंज कर दिया था क्योंकि R इक्वल टू n के होता है। जबकि आइंस्टीन ने एनर्जी kt नहीं होकर ये बताई है, इसलिए टोटल वाइब्रेशन एनर्जी या कुल कंपन ऊर्जा का मान आ गया है 3n इंटू एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1। और 3 क्यों आया है? सिंस देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 3 स्वतंत्रता की कोटि होती है। नाउ u की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है, तो अब हमको cv निकालना है जो कि du बाई dt होता है। इसका मतलब इस इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं। सो बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इस समीकरण का ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर cv इक्वल टू du बाई dt, तो ये क्या आ जाएगा 3n कांस्टेंट एच न्यू कांस्टेंट 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 का करोगे तो 3n कांस्टेंट एच न्यू कांस्टेंट और 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 का किया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस 1 स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमको इसका करना है, तो 1 का तो 0 और एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी का क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी, क्योंकि ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है। अब एच न्यू बाई के टी का करना है, तो एच न्यू कॉन्स्टेंट एज इट इज रख दिया, के भी कॉन्स्टेंट तो ये भी एज इट इज, और 1 अपॉन टी का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो CV की वैल्यू हमको ये मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये एच न्यू और ये एच न्यू, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर के टी स्क्वायर, तो के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर देते हैं, जिससे ये भी के स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब एच न्यू इंटू
एच न्यू अपॉन के टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू एच न्यू अपॉन के टी का होल स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया है 3n के एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये एज इट इज लिख दी। और ये क्या बन जाएगा, n के हमारा r होता है, तो पहले इस n के को r कर देते हैं, तो ये r और इसको हम लिख देंगे एच न्यू अपॉन के टी का होल स्क्वायर। सो 3r एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज। नाउ एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर, तो हाई टेम्परेचर या उच्च ताप पर T की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इसलिए एच न्यू अपॉन के टी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। सो एट हाई टेम्परेचर एच न्यू बाई के टी इज वेरी स्मॉल, एच न्यू बाई के टी का मान अत्यंत कम होगा। तो CV हमारे पास में ये था, एच न्यू बाई के टी इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब CV टेंड्स टू 3R, और R की वैल्यू 1.98, तो R की जगह 1.98 हम यहां पर रख देते हैं। सो CV टेंड्स टू 6, तो CV की वैल्यू हाई टेम्परेचर पर 6 की ओर अग्रसर होगी, और इट इज टेंडिंग टू 6 एट हाई टेम्परेचर। It means it obeys Dulong and Petit's law at high temperature. Now at low temperature, निम्न ताप पर, so at low temperature T tends to 0, निम्न ताप पर T शून्य की ओर अग्रसर होगा। तो जैसे T को आप यहां पर 0 रखोगे तो ये बन जाएगा इंफिनिटिव। सो एज T टेंड्स टू 0, एच न्यू बाई के टी टेंड्स टू इंफिनिटिव। तो एच न्यू बाई के टी को अगर हम इंफिनिटिव कर दें तो ये आ जाएगा CV टेंड्स टू 0। इस पूरे को हमने ओपन कर दिया है, और इसके बाद में एच न्यू बाई के टी टेंड्स टू इंफिनिटिव किया है, सो CV टेंड्स टू 0। और इसीलिए अगर हम एटॉमिक हीट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, परमाणु ऊष्मा तथा परम ताप के मध्य वक्र खींचते हैं, तो परम शून्य ताप पर CV का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ एटॉमिक हीट टेंड्स टू 0। नाउ एडियाबैटिक चेंज, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व, रुद्धोष्म परिवर्तन, समतापीय तथा रुद्धोष्म वक्र। ना फर्स्ट ऑफ ऑल एडियाबैटिक चेंज, तो सबसे पहले रुद्धोष्म परिवर्तन। अब एडियाबैटिक चेंज क्या होता है, अगर किसी प्रोसेस में ना तो हम हीट लेते हैं और न ही हीट देते हैं, तो वो जो परिवर्तन होगा या प्रक्रम होगा उसे हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहेंगे। सो एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच नाइदर हीट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स नॉर हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। तो ना तो स्रोत से ऊष्मा ली जाती है तथा न ही सिंक को ऊष्मा दी जाती है। तो ऐसा जो चेंज होगा उसको हम एडियाबैटिक चेंज कहेंगे। इफ द चेंज इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सच दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, then the change is said to be adiabatic change। यदि किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय तथा परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार की ऊष्मा का
कोई आदान प्रदान न हो तो ऐसा परिवर्तन रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है। तो ये हमारा सिस्टम और सराउंडिंग, ये सिस्टम, इसके चारों तरफ सराउंडिंग होगा। तो ऐसा कोई चेंज जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, निकाय तथा परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार की हीट का एक्सचेंज नहीं हो, किसी भी प्रकार के ऊष्मा का कोई आदान प्रदान न हो, तो वो जो चेंज होगा, वो जो परिवर्तन होगा, उसे हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहेंगे। For this type of change, it is necessary that the system is perfectly insulated from the surrounding. इस प्रकार के परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि निकाय परिवेश से पूर्णतः ऊष्मा रोधी हो। For this type of change, it is necessary that the system is perfectly insulated from the surrounding. इस प्रकार के परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि निकाय परिवेश से पूर्णतः ऊष्मारोधी हो, परफेक्टली insulated हो। Since perfectly insulating system is not possible, चूंकि पूर्णतः ऊष्मारोधी निकाय संभव नहीं है, so ideal adiabatic change is impossible। अतः आदर्श रुद्धोष्म परिवर्तन संभव नहीं है। Since perfectly insulating system is not possible, so ideal adiabatic change is impossible। चूंकि पूर्णतः ऊष्मारोधी निकाय संभव नहीं है, इसलिए आदर्श रुद्धोष्म परिवर्तन असंभव है। But if the time taken during heat exchange between the system and the surrounding is very small, then the change is said to be almost adiabatic। परंतु यदि निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा के आदान प्रदान में अत्यंत कम समय लगता है, तो ऐसा परिवर्तन लगभग रुद्धोष्म होगा। तो यदि निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान अत्यंत कम समय में होता है, तो ऐसा परिवर्तन लगभग रुद्धोष्म होगा। If the time taken during heat exchange between the system and the surrounding is very small, then the change is said to be almost adiabatic। For an ideal gas, the adiabatic gas equation is PV raised to gamma equal to constant। तो आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म गैस समीकरण PV raised to gamma equal to constant होती है। So PV raised to gamma equal to नियतांक। Now isothermal and adiabatic कर्व, समतापीय तथा रुद्धोष्म वक्र।
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, समतापीय प्रक्रम में ताप का मान समान रहता है। तो गैस इक्वेशन हमारी थी PV इक्वल टू RT, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, और T भी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए PV इक्वल टू कांस्टेंट। If we draw a curve between P and V at a constant temperature, then the curve so obtained is known as isothermal curve। यदि हम नियत ताप पर दाब तथा आयतन के मध्य वक्र खींचें तो इस प्रकार प्राप्त वक्र समतापीय वक्र कहलाते हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर गामा Cp अपॉन Cv है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। If we draw a curve between P and V for this relation, then the curve so obtained is known as adiabatic curve। तो यदि हम इस संबंध के लिए दाब तथा आयतन के मध्य वक्र खींचें तो प्राप्त वक्र रुद्धोष्म वक्र या एडियाबैटिक कर्व होगा। तो ये हमारे कर्व हैं, ये प्रेशर एंड ये वॉल्यूम, ये दाब और ये आयतन। तो P और V के बीच में कर्व हमने ड्रॉ किया है। ये हमारा एडियाबैटिक कर्व, ये रुद्धोष्म वक्र, और ये जो कर्व हैं ये हमारे आइसोथर्मल कर्व या समतापीय वक्र हैं। Now, adiabatic relation between pressure and volume, दाब तथा आयतन में रुद्धोष्म संबंध। Let for an ideal gas of 1 gram atom, pressure, volume and temperature are P, V and T respectively। माना 1 ग्राम परमाणु आदर्श गैस के लिए दाब, आयतन तथा ताप का मान क्रमशः P, V तथा T है। तो P हमारा प्रेशर, ये दाब, V हमारा वॉल्यूम या आयतन एंड T हमारा टेम्परेचर या ताप है। Let the change in internal energy and external work done be du and dw during the small adiabatic change respectively। माना अल्प रुद्धोष्म परिवर्तन के दौरान आंतरिक ऊर्जा तथा बाह्य कार्य में परिवर्तन du
तथा dw है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग स्मॉल एडियाबेटिक चेंज इज du एंड चेंज इन एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग स्मॉल एडियाबेटिक चेंज इज dw। तो अल्प रुद्धोष्म परिवर्तन के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du तथा अल्प रुद्धोष्म परिवर्तन के दौरान बाह्य कार्य dw है। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार dq इक्वल टू du प्लस dw। du चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, dw एक्सटर्नल वर्क डन, किया गया बाह्य कार्य, एंड dq चेंज इन हीट, ऊष्मा में परिवर्तन। अब एडियाबेटिक प्रोसेस हम ले रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम हम ले रहे हैं, एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो रुद्धोष्म परिवर्तन में निकाय तथा परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। सो dq इक्वल टू 0। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में dq इक्वल टू 0। तो dq को हम 0 रख देते हैं। सो du प्लस dw इक्वल टू 0। लेट ड्यूरिंग द एडियाबेटिक चेंज, माना रुद्धोष्म परिवर्तन के दौरान V चेंज होकर V प्लस dV हो जाता है, एंड T चेंज होकर T माइनस dt हो जाता है। मीन्स टेम्परेचर की वैल्यू dt से कम हो रही है, ताप का मान dt से कम हो रहा है, जबकि वॉल्यूम या आयतन का मान dV से इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में सपोज P हमारा कांस्टेंट है, दाब हमारा नियत है। सो एक्सटर्नल वर्क डन बाय गैस, तो गैस द्वारा किया गया बाह्य कार्य dw इक्वल टू pdv, ऑल्सो du इक्वल टू cv dt। तो dw हमारा pdv होगा, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू cv dt होगी, क्योंकि cv क्या था, du बाई dt। सो du इक्वल टू cv dt। तो अब हमने du प्लस dw इक्वल टू 0 बोला था, du की जगह cv dt एंड dw की जगह pdv रख दो। सो cv dt प्लस pdv इक्वल टू 0। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम परमाणु आदर्श गैस का समीकरण PV इक्वल टू RT। तो अब इसका डिफरेंशियल हम कर लेते हैं। तो अगर PV इक्वल टू RT का अवकलन करोगे तो ये U इंटू V लगा देते हैं, और यहां पर R कांस्टेंट है तो T का dt होगा। तो अगर इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आ जाएगा, PdV प्लस VdP इक्वल टू RdT। सो PdV प्लस VdP इक्वल टू RdT, और यहां से dt की वैल्यू आ जाएगी PdV प्लस VdP अपॉन R। तो ये जो dt की वैल्यू आई है, इस dt की वैल्यू को आप यहां पर रख दो। तो जैसे dt की वैल्यू आप यहां पर रखोगे, ये हो जाएगा CV इंटू PdV प्लस VdP अपॉन R प्लस
ये पीडीवी एज इट इज इक्वल टू 0। अब आर हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो जैसे आर को एलसीएम लोगे ये बन जाएगा सीवी इंटू पीडीवी प्लस वीडीपी प्लस आर पी डीवी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। नाउ फ्रॉम मेयर्स रिलेशन, मेयर के संबंध से सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, अर्ग में अगर लेंगे तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर अपॉन जे आएगा, और कैलोरी में हमारा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर रहेगा। तो ये जो आर है, इस आर की जगह सीपी माइनस सीवी रख दो, तो ये हो जाएगा सीवी इंटू पीडीवी प्लस वीडीपी, और ये आर हमने सीपी माइनस सीवी और पीडीवी एज इट इज इक्वल टू 0। अब अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो यहां पर है सीवी पीडीवी और यहां पर है माइनस का सीवी पीडीवी, तो ये सीवी पीडीवी और ये सीवी पीडीवी कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा सीवी इंटू वीडीपी प्लस सीपी इंटू पीडीवी इक्वल टू 0। सो सीवी इंटू वीडीपी प्लस सीपी इंटू पीडीवी इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस P को नीचे ले आते हैं, इस V को यहां पर ले आते हैं और इस CV को भी यहां पर लेके आ जाते हैं। इसका मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम CV V एंड P से डिवाइड कर देते हैं। तो CV V P से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, CV से डिवाइड किया तो CV कैंसिल, यहां पर CV नीचे आ जाएगा, V से डिवाइड किया तो ये V कैंसिल, यहां पर नीचे V आ जाएगा, और P से डिवाइड किया तो यहां पर P और यहां पर P कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा CV V इंटू P से डिवाइड करने के बाद में DP अपॉन P प्लस CP अपॉन CV इंटू DV बाई V इक्वल टू 0। अब CP अपॉन CV हमारा गामा होता है, तो यहां पर हम गामा रख देते हैं और पूरी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां पर गामा रख के और पूरी समीकरण का अगर समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीपी अपॉन पी प्लस गामा इंटीग्रेशन डीवी अपॉन वी इक्वल टू 0, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं इसलिए हम ln लिख देते हैं। सो log p प्लस गामा log v इक्वल टू कांस्टेंट आएगा यहां पर, तो कांस्टेंट को हमने लिख दिया है log k। अब गामा log v हो जाएगा n log m इक्वल टू log m की पावर n होता है, इसलिए गामा log v को हम लिख सकते हैं log v रेज टू गामा। तो ये हो जाएगा log p प्लस log v रेज टू गामा इक्वल टू log k। अब log m प्लस log n इक्वल टू log mn, तो ये बन जाएगा log pv रेज टू गामा इक्वल टू log k। अब यहां पर भी नेचुरल लॉग और यहां पर भी नेचुरल लॉग, तो दोनों के लॉग हटाने के लिए दोनों साइड में हम e की पावर लेंगे, तो ये हो जाएगा pv रेज टू गामा इक्वल टू k। तो ये हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में एडियाबैटिक रिलेशन या रुद्धोष्म संबंध आ गया है। तो दाब और आयतन के मध्य यदि रुद्धोष्म संबंध ज्ञात करें तो वो होता है pv रेज टू गामा इक्वल टू k। दिस इज आवर पॉइजन्स लॉ, यह हमारा पासो का नियम है। अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, PV इक्वल टू RT से अगर P निकालोगे तो वो आ जाएगा RT अपॉन V, तो P इक्वल टू RT अपॉन V यहां पर रख दो,
तो ये हो जाएगा RT अपॉन V इंटू V रेज टू गामा इक्वल टू K। अब इस V को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा V की पावर गामा माइनस 1। सो TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K अपॉन R। इस R को हम नीचे लेके आ गए हैं तो K बाई R, K कांस्टेंट, कैपिटल R भी कांस्टेंट, तो ये पूरा हमारा कांस्टेंट, तो इसको हम K1 लिख देते हैं। सो TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K1। तो ये हमारा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में एडियाबेटिक रिलेशन आ जाएगा। तो ताप और आयतन के मध्य यदि रुद्धोष्म संबंध ज्ञात करें तो होता है TV रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ PV इक्वल टू RT से अगर V निकालोगे तो V आ जाएगा RT अपॉन P। तो ये जो V की वैल्यू है RT अपॉन P ये यहां पर रख दो। तो जैसे ही V की जगह RT अपॉन P हम रखते हैं ये हो जाएगा P RT अपॉन P होल पावर गामा इक्वल टू K। अब ये क्या हो जाएगा R रेज टू गामा, T रेज टू गामा, P रेज टू 1 माइनस गामा इक्वल टू K। तो ये R रेज टू गामा K के नीचे ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा T रेज टू गामा P रेज टू 1 माइनस गामा इक्वल टू K अपॉन R रेज टू गामा। अब K कांस्टेंट, R रेज टू गामा भी कांस्टेंट, इस पूरे कांस्टेंट को हम K2 लिख देते हैं तो ये आ जाएगा T रेज टू गामा P रेज टू 1 माइनस गामा इक्वल टू K2 मीन्स T रेज टू गामा P रेज टू 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर में एडियाबेटिक रिलेशन निकालते हो, ताप और दाब में यदि रुद्धोष्म संबंध ज्ञात किया जाए तो आता है T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, एडियाबेटिक चेंज, isothermal change and the relation between pressure and volume for adiabatic process ये सारा हमने यहां पर स्टडी किया है। सो थैंक यू एंड गुड बाय।